हेलो डियर, वेलकम टू पाथविंग्स। पाथविंग्स ये आशा करता है कि आप सब अपने अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे होगे, बहुत अपने स्तर से खुद को इम्प्रूव कर रहे होगे, दिन ब दिन अपने आप को एक नए तरीके से ढालने की कोशिश कर रहे होगे और अपना अपना मेहनत कर रहे होगे। पाथविंग्स उसी मेहनत के सीरीज़ में आपको थोड़ा बूस्ट अप करेगा, आपके जर्नी को आसान बनाएगा और आपके एम को फुलफिल करेगा। तो पाथविंग्स के इस सीरीज़ में जो हम ला रहे हैं वो लेक्चर हमारा चल रहा है केसी सिन्हा का, और ये लगभग अब अंतिम के कगार पे आ चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में होगा 45 से स्टार्ट। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 45, 46 और 47 नंबर को कवर करेंगे। फिर 48 और 49 से हमारा क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है, तो हम लोग दूसरे वीडियो में लाएंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कहता क्या है। कहता है कि दिए गए चित्र में BC इक्वल टू 15 है और साइन B इक्वल टू 4/5 है। तो साइन B जैसे ही ये एंगल का बात कर दिया तो हम लोग एंगल के ऊपर जाएंगे और सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा परपेंडिकुलर होगा और कौन हमारा बेस होगा। तो अगर हम इस एंगल के रेफरेंस को लेकर ध्यान दें तो ये हमारा सामने वाला जो AC होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अर्थात एंगल B के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो हमारा P जो होगा वो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और जो हमारा B होगा वो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और H हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, एंगल AB के रेफरेंस में। क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से कि इस चित्र में हमारा क्या बोलता है कि दिखाए कि इसका वैल्यू tan स्क्वायर B माइनस 1/cos² B का वैल्यू -1 होता है या नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हमको देखनी है। इसमें फिलहाल हम लोग क्या क्या दिया हुआ है उसको पकड़ते हैं। ये हमारा दिया हुआ है BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और साइन B का वैल्यू दिया हुआ है 4/5। तो हम लोग जैसे करते थे कि जिस तरीके से हमारा रेशियो दिया हुआ रहता था, तो उस रेशियो की मदद से हम लोग क्या करते थे, जो अननोन रेशियो का एक पार्ट होता था उसको क्या करते थे, निकाल लिया करते थे। तो साइन B हमारा दिया हुआ है 4/5, अर्थात हमारा ये P हो गया और ये हमारा H हो गया। तो जो हमारा B होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग निकाल लेंगे इसको √H² माइनस P² करके। तो ये हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा 16 और आएगा √9, जिसका हम लोग निकालेंगे कितना, 3। क्लियर है। तो साइन B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो इसके हिसाब से जो हमारा रेशियोज निकला वो क्या क्या निकला है। तो P का वैल्यू हमारा जो आ रहा है वो P का वैल्यू हमारा कितना है, 4 है। H का वैल्यू कितना है, 5 है, और B का वैल्यू हमारा कितना है, 3 है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका हमारा रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर बात किया जाए कि क्या ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा 4 ही है क्या, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा 4 ही है क्या, तो इसमें और जो हमारा H का वैल्यू है वो क्या 5 ही है क्या। ठीक है, तो H हमारा क्या होता है, ये हाइपोटेनस वाला पार्ट। तो ध्यान देना कि ये जो भी डाटा दिया हुआ है ना, ये डाटा हमारा रेशियोज के फॉर्म में, क्लियर। तो ये एक्चुअल डाटा नहीं है, इसको हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं। अगर कोई बोलता कि आप AC निकालो, अगर कोई बोलता कि आप AC बताओ, अगर कोई बोलता कि आप AB बताओ, ठीक है, तो ये डाटा डिफरेंट होता, डाटा ये डिफरेंट इस कदर होता कि जैसे ध्यान से देखो कि अगर ये क्वेश्चन हमारा है, ये एक ट्रायंगल है ABC, तो इसमें जो BC का वैल्यू है वो है हमारा 15। ठीक है, जो BC है हमारा वो है 15, और AC जो निकल के आ रहा है, जो P के हिसाब से बताया जा रहा है वो कितना है, 4। ठीक है, और H हमारा कितना बताया जा रहा है, 5। लेकिन ध्यान देना कि ये 4:5 के रिलेशन में है। ठीक है, ये एक रेशियो के टर्म में है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कंपेयर करवाते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको क्वेश्चन में कंसिडर नहीं करना है। तो ये जो BC निकला है हमारा B, वो कितना है, 3। ठीक है, तो ये 3 को अगर हम रिलेट करते हैं इससे तो कितना टाइम्स ज्यादा है, ये 5 टाइम्स ज्यादा है। तो उसी तरीके से जो एक्चुअल H होगा वो हमारा 5 टाइम्स ज्यादा होगा, जो एक्चुअल हमारा P होगा वो 5 टाइम्स ज्यादा होगा। तो अर्थात जो एक्चुअल H है वो हमारा 25 है। ठीक है, और ये हमारा 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपको इसमें बोलता है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है, तो वो सरासर गलत है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग इसको क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करते हैं और बन जाता है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो डाटा वो प्रॉपर डाटा है या नहीं है, इसको ज्यादा कंसिडर करने का जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ सवाल बनाना चाहते हो। पर अगर आप रियल फील क्रिएट करना चाहते हो कि इसमें डाटा कौन सा जेन्युइन है, कौन सा डाटा रेशियोज के फॉर्म में है, इसको पकड़ने के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा।
ठीक है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको पी मिल चुका है, एच मिल चुका है और बी भी आपको मिल चुका है। तो हम सिर्फ इसको यूज करके ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर कोई एच बोलता है, पी बोलता है, तो वहां पे हम डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो एच है वो ध्यान से देखो 5 है, जबकि यहाँ पे बेस कितना है 15 है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो हाइपोटेनस है उससे भी ज्यादा बेस है, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक समकोण त्रिभुज में किसी का बेस ज्यादा हो उसके कर्ण से, ऐसा तो संभव है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमको जनरली हम पहले ही बताएं कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है वो हमारा रेशियोज के टर्म में होता है। ठीक है, तो रेशियोज के टर्म में क्या होगा कि कोई नंबर अगर मल्टीप्लाइड में होगा तो वो नंबर पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, कि वो कितना मल्टीप्लाइड में है। अगर इसका एक्चुअल डाटा बोला जाए तो इसका एक्चुअल डाटा होगा 20/25। ठीक है, इसका एक्चुअल डाटा क्या हो जाएगा 20/25। ठीक है, कैसे मालूम चला? हम लोगों ने बेस के साथ कंपेयर करके देखा। बेस हमारा 3 आ रहा था रेशियोज के फॉर्म में, पर एक्चुअल डाटा कितना है 15 है। इसका मतलब कितना टाइम ज्यादा है 5 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि 5 टाइम्स हमारा ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के ऊपर बात हुआ। इसे सवाल बनाने के एफिशिएंसी पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपको ए बी पूछता है, ठीक है, अगर आपको ए बी पूछता है, अगर आपको ए सी पूछता है, तो ए सी हमारा हो जाएगा 20 और ए बी हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है कि ये हमारा रियल प्रोसेस है। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, सिंपली हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारा गिवन डाटा क्या है? ठीक है, साइन बी है हमारा गिवन डाटा। तो बी के अलोंग हमारा जो रेशियो हो जाता है वो कितना होता है 4/5। यहाँ से हमारा क्या हो गया पी और बी, पी और एच मिल गया। यहाँ से बी निकालते हैं हम लोग 3 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिसको हमको प्रूफ करना है उसमें सारा का सारा एंगल बी ही है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हमारा डाटा क्या है, एक्चुअल साइड हमारा क्या दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पी एच और बी का मदद लेते हैं और एलएचएस से हम लोग क्वेश्चन में प्रोसीड कर जाते हैं। ठीक है, तो एलएचएस का पार्ट हमारा क्या है tan² बी है -1/cos² बी है। ठीक है, इसको दिखाना है कितना -1। तो चलो एलएचएस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो tan हमारा रेशियो होता है p/b का, इसको करेंगे हम लोग स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 1/ ये होता है b/h, तो ये हो जाएगा b/h का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे तो p/b, ठीक है, p/b अर्थात 4/3 इसका स्क्वायर, साथ ही साथ क्या हो गया -1/b/h का स्क्वायर। तो b हमारा 3 हो गया और h हमारा 5 हो गया, तो ये 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फटाफट सॉल्व कर दो, देखो क्या आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 16/9 माइनस हो जाएगा 25/9 और इस तरीके से जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा देखो तो ध्यान से, ये हमारा आ गया 16 - 25 अपॉन हो गया 9 और ये आता है देखो -9/9 और इस तरीके से कट के हमारा कितना था -1, जो कि हमारा वैल्यू है RHS के बराबर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम कब है, जब आपको साइड बोलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल साइड क्या है, इस साइड को अगर निकालना है तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये सारे जो टर्म्स दिए होते हैं साइन कॉस टेन, ये सब रेशियोज में होते हैं, ये एक्चुअल साइड नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो अगर आपको एक्चुअल साइड पूछ ले, कोई AC पूछ ले, कोई AB पूछ ले, तो वहां पे आपको नीड होगा इस बात को ध्यान रखने का, क्योंकि अगर आप वहां पे नहीं कंसिडर करते हो इस सारे पॉइंट को तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन ऐसे ही करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। चलो, क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो कहता है कि चित्र हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और चित्र दिखाए हुए हिसाब से हमको 3 tan थीटा -2 sin अल्फा + 4 cos अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो कोई भी बच्चा अगर है जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेता है और कहता है कि नहीं बनता सर, ठीक है, तो पहले ये तो अपने आप से जानो कि क्या तुम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, क्या तुम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हो। अगर क्वेश्चन को रीड करते हो, क्वेश्चन समझ ही नहीं आती, तब ना बने तो वो अलग बात है, पर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो पर आप प्रोसेस में नहीं आ पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा ना थोड़ा इम्प्रूवमेंट का नीड है। और उसमें आपको क्या हेल्प करेगा, ये वीडियोस हेल्प करेंगे। आप देखो उस वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप, आपको लगता है कि इस स्टेप में प्रॉब्लम है तो उस स्टेप को देखो और फिर वीडियो को स्टॉप करो, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ। और कुछ लोग अब तक क्या हो चुके होंगे, एक्सेलेंट हो चुके होंगे। तो ठीक है, ये पाथविंग्स आपको एक्सेलेंट बनाने का सफर ही कंप्लीट कर रहा है, इसलिए
जिसको ये सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं वो अपना जर्नी को कंटिन्यू पूरा तेज रफ्तार में लेके चले, ठीक है, ताकि कोई ना कोई टॉपर यहाँ से भी निकल जाए, ठीक है। तो ये हमारा साइड दिया हुआ है, इस साइड में हमको 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे 2 एंगल का यूज किया गया है, 2 डिफरेंट एंगल है, एक थीटा है दूसरा अल्फा है। तो जरा ध्यान से देखो कि ये दोनों जो हमारा फिगर में है वो कहाँ पे है। तो जब हम थीटा को देखते हैं तो थीटा हमारा यहाँ पे है, तो इस थीटा के लिए जो हमारा बी हो जाएगा वो ये होगा, इस थीटा के लिए जो हमारा बी होगा वो यहाँ हो जाएगा, और जो पी होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। किसके लिए, इस थीटा के लिए, ठीक है। इस थीटा के लिए ये हमारा हो जाएगा पी, और ये हमारा एच तो है ही, ठीक है। इस थीटा के लिए अगर हम अल्फा का बात करें, ठीक है, अगर हम अल्फा का बात करें तो अल्फा के लिए जो हमारा बेस होगा वो ये हो जाएगा, देखो, ठीक है, एस और क्यू, और जो हाइट होगा वो तो सेम ही होगा, जो हाइट होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो तो यही होने वाला है। और एच का अगर बात करें तो इस अल्फा वाले के लिए देखो ये वाला एच है, ठीक है। याद करो जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताया गया था कि जब भी एंगल किसी 2 साइड को टच करता है तो उसमें से एक साइड हमारा एच होता है, और वो एच वो साइड होता है जो सबसे बड़ा होता है। तो एच हो गया ये बड़ा वाला साइड, तो दूसरा जो टच होता है वो कौन सा होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे ये बन गया बेस, तो बी और एच मालूम चल चुका है, तो पी तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा। तो यहाँ पे ना किसी को भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा बात है कि हमको सारे साइड का यूज करना है तो अब जरा ध्यान से देखो कि कौन कौन साइड गिवन है, ठीक है, कौन कौन साइड गिवन है। इस फिगर को अगर हम देखें तो इस फिगर में देखो ऐसे दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारा अल्फा, यहाँ पे हमारा थीटा, ये बना हुआ है हमारा पी, ये है आर, ये एस और ये क्यू। देखो यहाँ पे 6 लिख रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ना वो हमारा 6 है, जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो कितना है, 8 है, ठीक है। तो देखो इस अल्फा वाले के लिए हमारा बेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों दे रखा है, तो हमारा एच यहाँ पे गायब है। अगर हम एच बोले अल्फा के लिए, ठीक है, अल्फा के लिए अगर हम हाइपोटेनस अर्थात कर्ण के बारे में बात करें तो कर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, आर एस, और अगर हम इस आर एस का वैल्यू निकालें तो क्या होता है, √p² प्लस बी स्क्वायर, अर्थात परपेंडिकुलर का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और ये होता है 36, और दोनों को करेंगे √ हो जाएगा कितना, 100, और 100 को जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 10, अर्थात ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 10। अब जब बड़े वाले थीटा के लिए आते हैं तो बड़ा वाला थीटा में ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो देखो 17 दिया हुआ है, क्लियर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 8 है, इसके लिए भी तो हमको बेस चाहिए, तो क्या ये बेस का इन्फॉर्मेशन पूरा फुलफिल है क्या, नहीं। बेस में आपको सिर्फ इतना ही दूरी पता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पता है। तो यहाँ से यहाँ तक निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें हाइपोटेनस h दिया हुआ है, इसमें p दिया हुआ है, b निकाल लेंगे। तो अगर हम बात करें p के लिए अथवा थीटा के लिए, ठीक है, थीटा एंगल बोले या एंगल p बोले, इसके लिए जो हमारा बेस होगा, इसके लिए जो हमारा बेस होगा वो कौन होगा, PQ होगा। और बेस निकलेगा कैसे, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, अर्थात 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो h हमारा कितना है 17, और 17 का स्क्वायर हो गया 289, माइनस हो गया 64, और ये हो गया √ में। तो देखो ये कितना आएगा, ये आया 5, और ये हो गया 2, और ये हो गया 2, √ हो गया कितना 225, ठीक है। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा PQ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना हो गया 15। अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ, अर्थात अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। 3 हो गया tan थीटा हो गया, माइनस हो गया 2 sin अल्फा, प्लस हो गया 4 cos अल्फा, ठीक है। अब तो बच्चा वाला सवाल हो गया, अब तो यहाँ से करना आसान है। 3 हो गया इंटू tan थीटा, होता क्या है p/b। अब ध्यान रखना एंगल बात कर रहा है थीटा का, तो थीटा के हिसाब से रेशियो होगा, तो tan होता है रेशियो किसका, p/b का, लेकिन वो p किसका होगा,
वो थीटा वाले एंगल के रेफरेंस में होगा, बी भी किसके रेफरेंस में होगा, थीटा वाले एंगल के रेफरेंस में होगा। तो इसके रेफरेंस में पी हमारा कितना है 8 है और बी हमारा कितना है यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कौन सा है 15 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा हमारा 8/15, ठीक है। ये tan थीटा हमारा हो जाएगा 8/15 माइनस हो गया 2, साइन क्या होता है P/H का रेशियो, ठीक है, P और H का रेशियो P/H होता है। तो P हमारा इस केस में कौन होगा, अल्फा के लिए P हो गया ये, और H कौन सा हो गया ये वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 8/10 प्लस क्या आएगा 4, और यहां पे भी हम अल्फा के रिस्पेक्ट में बेस अपॉन H लिखने वाले हैं। तो बेस हमारा अल्फा के रिस्पेक्ट में कौन हो जाएगा 6 और H कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया 6/10। कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। देखो जो जो कटता है उसको काटो, 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो 3 5 बार में कट जाएगा, इसको हम काटते हैं तो ये भी 5 बार में कट जाएगा। अब देखो अगर इसको हम काट दे 2 और ये, तो ये भी कट गया 5 में। नीचे का एलसीएम अगर लेते हैं तो सारा का सारा एलसीएम 5 आता है, ठीक है। ये हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा प्लस 6 × 2 अर्थात 12। तो ये 8 और 8 कैंसिल, ठीक है, 8 और 8 कैंसिल, और ये हो गया 12/5 आंसर। क्लियर है। तो कैलकुलेशन को एक बार खुद से क्रॉस चेक कर लेना, और ये प्रोसेस हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा 46 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत आया नहीं होगा। हम लोग क्या किए, पहले थीटा और अल्फा के रेफरेंस में जितना भी साइड था जो बचा था उसको हम लोग पहले निकाल लिए। निकालने के बाद जो हमारा दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए उसका भी मान हम लोग निकाल दिए, ठीक है। तो फिगर को बस समझना रहता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ फिगर से समझिए और फिर क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 जो क्वेश्चन है वो कहता है कि दिए गए चित्र में, ये हमारा फिगर गिवन है, कहता है कि इस चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल A, B और C ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल हमारा B समकोण है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये एंगल B, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके रेफरेंस में ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, छोटी छोटी भुजा, आधार और लंब, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो अगर हम देखें तो ये हमारा 5 है, ये 12 है, तो ये वैल्यू कितना आएगा 13, ठीक है। निकाल सकते हैं हम लोग इस वाले रिलेशन को यूज करके, ठीक है। 5 12 अगर P और H है तो हमारा, सॉरी P और B है तो H हमारा कितना आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो AC हमारा पता चल चुका है, जो AC का वैल्यू है वो कितना है 13 है। अगर हम बात करें BC का वैल्यू तो ये हमारा 5 है। अगर हम बात करें AB का वैल्यू तो ये हमारा 12 है। कोई और डाटा गिवन नहीं है। हमको एक नंबर में क्या निकालने बोला है, ध्यान से देखो तो एक नंबर में निकालने बोला है कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, और दूसरे बारे में बोल रहा है क्या कि कॉट अल्फा का वैल्यू बताइए। यहाँ एंगल 2 है तो इस दोनों एंगल के लिए साइड्स को हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाई कर लेंगे। तो अगर हम बात कर ले थीटा के लिए, ठीक है, तो थीटा के लिए हमारा क्या होने वाला है P। तो देखो ध्यान से, थीटा अगर ये है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब P जो होगा वो क्या होगा CD होगा। क्या CD का वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है। हमको CD प्लस AD का वैल्यू 13 पता है पर अकेला CD का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बेस का बात करें B थीटा के लिए तो बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला BD, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बेस BD। और अगर हम हाइपोटेनस H का बात करें तो वो हो जाएगा हमारा BC और इसका वैल्यू पता है 5, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अल्फा के लिए स्पेसिफाई करें, ठीक है, अल्फा के लिए हम वैल्यू को स्पेसिफाई कर ले तो अल्फा के सामने वाला साइड कौन है, ये एंगल के सामने वाला, ये हमारा है AD। तो यही AD हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पता चल गया। B कौन सा होगा, छोटी वाली भुजा जिससे हमारा एंगल लग रहा है, तो ये हो गया BD। और अगर हम H बोले तो वो दूसरी बारी वाली साइड जो एंगल से लग रहा है अर्थात 12। तो हमारा थीटा और अल्फा के लिए जो साइड है वो स्पेसिफाई हो चुका है। हमको निकालने बोला था क्या कि आप बताओ कॉस थीटा का वैल्यू, और कॉस थीटा होता क्या है B/H का रेशियो। ये किस में देखेंगे हम लोग, थीटा वाले में। तो थीटा हमारा कितना है BD है, थीटा वाले में B हमारा BD है और H हमारा 5 है। अब ध्यान से अगर देखो तो BD तो पता ही नहीं है, क्या BD पता है क्या, ठीक है, BD तो पता ही नहीं है। अगर BD नहीं पता है तो क्या कोई तरीका है निकालने का। ध्यान से देखो, ये हमारा है BD, ये हमारा है
बी डी, यहाँ से यहाँ का साइड, पर ये साइड हम लोग पाइथागोरस लगा के भी नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें ना तो ये पता है और ना ही ये पता है, ये दोनों पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, एक तरीके से दिखेगा आपको क्या कि ये डाटा इनकम्प्लीट है, पर ये डाटा इनकम्प्लीट नहीं है, इसको हम अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि अगर हम इस दोनों के रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा डाटा इनकम्प्लीट है, पर अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में बात करें तो यहाँ पे देखो सारा डाटा गिवन है, यहाँ पे हमारा सारा डाटा गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखेंगे कॉमन क्या है। ठीक है, तो हमारा कॉमन देखो क्या है, हमारा कॉमन यहाँ पे एंगल ए है। ठीक है, ये एंगल ए बड़े वाले त्रिभुज में भी है और यहाँ छोटे वाले में भी है। तो अगर हम इस एंगल ए के रेफरेंस में साइन ए निकाल ले, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच का रेशियो। तो इस ए के सामने वाला साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो पी हमारा कितना हो गया 5 और एच हमारा कितना हो गया 13, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम सेम बात करें इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, ये हमारा ट्रायंगल जो दिख रहा है ये वाला, अगर हम इस ट्रायंगल में सेम साइन अल्फा साइन ए को ही निकाल ले तो देखो क्या होगा, इस एंगल के सामने वाला साइड ये भी है एक साइड, ठीक है, सामने वाला, तो ये क्या बन जाएगा पी, और यही पी हमारा क्या है देखो तो बी डी है। ठीक है, इसी बी डी का जरूरत था हमको, तो ये हमारा बी डी है। और इस वाले ट्रायंगल में जो एच है वो कौन सा है, ये देखो 12 है। और देखो तो यहाँ भी साइन अल्फा है, यहाँ भी साइन अल्फा है, तो ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों भी ऑब्वियस सी बात है कि बराबर होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला 5/13 इक्वल टू मिल गया बी डी अपॉन 12। ठीक है, 5/13 इक्वल टू मिल गया बी डी अपॉन 12। तो अगर हम यहाँ से बी डी निकालें तो बी डी क्या हो जाएगा, यहाँ 12 भाग में है, उधर चला जाएगा गुना में, तो 12 × 5 अपॉन क्या हो जाएगा 13। ये मिल गया हमको बी डी का वैल्यू। तो अगर बी डी का वैल्यू मिल गया है तो बी डी हम लोग अगर यहाँ पे पुट कर दे, ये बी डी अपॉन 5 और बी डी का वैल्यू आ गया हमको 12 × 5 अपॉन 5 यहाँ पहले से था और ये 13 पहले यहाँ वाला, तो ये 5 और 5 हो गया कैंसिल और हमको जो वैल्यू मिला वो हो गया 12/13 जो हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं आया होगा। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर पार्ट इसी का पार्ट 2 बात करें तो पार्ट 2 में हमको क्या निकालने बोल रहा है, देखो तो कॉट अल्फा। ठीक है, तो कॉट अल्फा हमारा होता क्या है, बी अपॉन पी का रेशियो, बी और पी का रेशियो, बी है हमारा ए डी और पी है हमारा क्या बी डी। ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, यहाँ आपको ए डी नहीं पता है, ठीक है, पर बी डी तो हम लोग पता कर लिए थे। तो बी डी अगर हम लोग पता कर लिए थे तो चलो उसको लिखते हैं। बी डी हमारा कितना है 12 × 5 और नीचे आएगा 13, इस 13 को हम लोग ऊपर लेके आ गए। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, ये नीचे 13 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या मामला फंस गया, इसमें हमको एडी नहीं पता, और एडी कहाँ पे देखो तो एडी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से वही एंगल की बात आएगी हमारा, ठीक है, फिर से हमारा वही एंगल की बात आएगा। तो इस बार जो मामला फंस रहा है वो एडी का फंस रहा है। और अगर हम इस एंगल के रेफरेंस में बात करें तो इस एंगल के रेफरेंस में ये वाला बन जाता है बेस, मतलब यहाँ पे हमको कॉस लगाना ज्यादा उचित रहेगा। तो अगर हम कॉस लगाते हैं इसके लिए, ठीक है, इफ वी फाइंड, अगर हम लोग कॉस ए निकालते हैं, ठीक है, तो कॉस ए अगर निकालेंगे तो हमारा छोटे वाले ट्रायंगल में सिर्फ इस वाले पार्ट में देखो ये बन जाएगा हमारा बी और ये बन जाएगा हमारा एच। तो बी अपॉन हो जाएगा एच अर्थात 12, और यही बी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो है एडी अपॉन 12। क्लियर। अब इसी कॉस ए को हम बड़े वाले के लिए भी निकालेंगे। ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो हमारा बेस होगा वो हो जाएगा 12 और जो एच हो जाएगा वो हो जाएगा 13। तो इसका मतलब अगर हम फिर से निकाले कॉस ए किसके लिए, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, तो बी हो जाएगा हमारा 12 और एच हो जाएगा हमारा 13। अब देखो लेफ्ट साइड में दोनों बराबर है तो राइट साइड में भी क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो अगर ऐसा बात है तो ये हो जाएगा एडी अपॉन 12 इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 13, और यहाँ से जो एडी आएगा वो आ जाएगा देखो किस तरीके से 12 × 12 अपॉन हो जाएगा 13। क्लियर। अब जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे एडी के वजह से मामला अटक रहा था, तो हम लोग यहाँ पे जाके सेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग निकाल रहे थे कॉट अल्फा, और इस कॉट अल्फा में हमको क्या पता करना था एडी के बारे में। एडी इंटू है 13 अपॉन है 12 × 5, और एडी का जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 12, ठीक है, 12 × 12 अपॉन 13। ये सिर्फ एडी का वैल्यू रखाया है अभी, और यहाँ पे 13 भी है और नीचे में 12 × 5 भी है।
ठीक है, अब देखो तो क्या क्या कैंसिल होता है, ये 13 गया 13 के साथ, ये 12 गया 12 के साथ, तो जो वैल्यू आया वो आया अपना 12/5। कोई दिक्कत है? ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक्स लगाने थे। किसी किसी को ये क्वेश्चन जो है वो डाटा इनकम्प्लीट वाला भी लग सकता है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। आपको फर्स्ट इंप्रेशन देखने पे शायद ये फील हो कि ये डाटा इनकम्प्लीट वाला क्वेश्चन है, पर इसमें लॉजिक्स को आप लगा के बहुत ही अच्छे लेवल का कंसेप्ट लगा के आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, माइंड का विकास बहुत होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी अग्रसर चल रहे होंगे। आप अपने मैथमेटिक्स की जर्नी को बहुत ही अच्छा फॉलो कर रहे होंगे, पाथविंग्स को फॉलो कर रहे होंगे, आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकते हैं। वो बात अलग है कि एग्ज़ाम्स आपके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, वहाँ पे तो आप ऐसे भी पास हो ही जाते हो। पर याद रखना कि जिस तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग को अगर गेन नहीं करते हो ना, अगर आप अपने अंदर के वो अंडरस्टैंडिंग को जनरेट नहीं कर पाते हो, तब आपको बाद में बहुत अच्छी दिक्कत पड़ने वाली है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाला है। तो ठीक है, बने रहिए इसी तरीके से। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इससे आगे होगा 48। आई थिंक कि 1 और 2 लेक्चर में जो हमारा 8.1 है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जर्नी को कंटिन्यू करेंगे 8.2 के साथ। लगे रहिए, बने रहिए और मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।